एनरॉन कंपनी का स्कैम। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉर्पोरेट स्कैम के बारे में जो दुनिया के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक माना जाता है, द एनरॉन हाइडिंग डेट स्कैम। एक एनर्जी जायंट जो इनोवेशन और ग्रोथ के लिए जाना जाता था, कैसे अपने ग्रीड और अनएथिकल प्रैक्टिसेस के कारण पूरा कोलैप्स कर गया। ये कहानी है पावर, करप्शन और ग्रीड की। चलिए क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर पे मैं इसका पूरा एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। तो हम इसे सेगमेंट्स में बांट लेंगे इस पूरी स्कैम को। सेगमेंट 1, द राइज ऑफ एनरॉन 1985। एनरॉन की शुरुआत 1985 में हुई जब हॉस्टन नेचुरल गैस और इंटरनॉर्थ का मर्जर हुआ। केनेथ ले, जो हॉस्टन नेचुरल गैस के सीईओ थे, नई कंपनी के हेड बन गए। ले का विजन था एक डीरेगुलेटेड एनर्जी मार्केट का फायदा उठा के एनरॉन को एक नए और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल पर ले जाना। उस वक्त यूएस एनर्जी सेक्टर में डीरेगुलेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा था और इससे एनरॉन को नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी को कमोडिटीज़ की तरह ट्रेड करने का मौका मिला। 90s के शुरुआत में एनरॉन ने ट्रेडिशनल यूटिलिटीज़ मॉडल से हटकर अपने आप को एक ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट कंपनी में ट्रांसफॉर्म किया। जेफरे स्किलिंग, इन जो कि 1990 में एनरॉन में आए, उन्होंने एनर्जी ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को एक नए लेवल पर ले जाने की प्लानिंग की। स्किलिंग ने MTM, मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट किया, जिससे कंपनी अपने प्रॉफिट्स को प्रोजेक्ट करके रियल टाइम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाने लगी कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रांग है। इस मेथड का फायदा ये था कि कंपनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के प्रोजेक्टेड प्रॉफिट्स को अब तुरंत दिखाने लगी अपनी स्टेटमेंट्स में, जो इन्वेस्टर और वॉल स्ट्रीट के लिए काफ़ी अपीलिंग था। 1995 के बाद एनरॉन ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हुए इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ब्रॉडबैंड और इवन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जैसे इंडिया का डबल पावर प्लांट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। एनरॉन का स्टॉक प्राइस भी तेजी से बढ़ने लगा और 1990 तक एनरॉन के शेयर $90 पर शेयर के आसपास ट्रेड कर रहे थे। कंपनी का रेवेन्यू 1996 के 13 बिलियन से बढ़कर सन 2000 में $100 बिलियन तक पहुंच गए, जो एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ थी। फॉर्च्यून मैगजीन ने 1996 से 2001 तक हर साल एनरॉन को अमेरिकाज मोस्ट इनोवेटिव कंपनी का टाइटल दिया। ये सक्सेस एनरॉन को वॉल स्ट्रीट का डार्लिंग बना चुकी थी। इन्वेस्टर्स और एनालिसिस का मानना था कि कंपनी की इनोवेटिव ट्रेडिंग टेक्निक्स और डाइवर्सिफाइड नेशनल फ्यूचर ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। लेकिन एनरॉन के अंदर चल रही अनएथिकल प्रैक्टिसेस और फ्लॉड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज अभी तक किसी को पता नहीं थी। कंपनी का अग्रेसिव एक्सपेंशन और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के कारण इंटरनल डेट और लॉसेस बढ़ते जा रहे थे, जिन्हें कंपनी सोफिस्टिकेटेड अकाउंटिंग के जरिए हाइड कर रही थी। वो अकाउंटिंग का बहुत ही अनएथिकल तरीके से अकाउंटिंग को रिपोर्ट कर रहे थे। एंड्रू फास्टो जैसे एनरॉन के CFO उन्होंने स्पेशल पर्पस एंटिटी SPE का यूज़ करके डेट्स और टॉक्सिक एसेट्स को कंपनी के बैलेंस शीट से अलग कर दिया। एनरॉन के राइज का फैकेट रियल था, लेकिन अंदर ही अंदर एक फाइनेंशियल कोलैप्स का बेस भी बन रहा था। डीरेगुलेशन का फायदा उठाने का साथ साथ कंपनी का रिलायंस अनटेस्टेड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज पर इतना बढ़ गया कि इसका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के एक क्वेश्चन मार्क बन गया। सेगमेंट 2, शुरू हुआ फ्रॉड। 90s के दौरान एनरॉन की सक्सेस एक फैकेट थी जो एडवांस्ड और मिसलीडिंग अकाउंटिंग टेक्निक पर बेस्ड थी। कंपनी के अंदर एक ऐसी सिस्टम डेवलप हो गई थी कि जो प्रॉफिट्स को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करती थी और डेट और लॉसेस को क्लेवरली हाइड करती थी। ये सब जेफरी स्किलिंग और एंड्रू फास्टो के इनोवेटिव पर अनएथिकल स्ट्रेटजीज के कारण हुआ। मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग, MTM। जेफरी स्किलिंग ने एनरॉन में MTM, मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया। ये मेथड लेजिटिमेट तो है, पर एनरॉन ने इसे मैनिपुलेट करना शुरू किया। इसका एसेंस ये था कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को तुरंत बुक कर सकती थी, चाहे वो एक्चुअल में प्रॉफिट्स कभी आए या ना आए। फॉर एग्जांपल, एनरॉन एक पावर प्लांट बनाता है और उससे $1 बिलियन हम मान लेते हैं प्रॉफिट होने का एस्टिमेट होता है, तो वो पूरे $1 बिलियन को तुरंत अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में दिखा देता था। लेकिन अगर ये प्रॉफिट कभी मटेरियलाइज नहीं होता तो लॉसेस को कंपनी के फ्यूचर में हाइड कर देती थी। मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग का ये मिसयूज एनरॉन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक तरह से टू गुड टू बी ट्रू इमेज देता था। वॉल स्ट्रीट और इन्वेस्टर्स को लगा था कि उन्हें लगता था कि कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ अचीव कर रही है, जबकि रियलिटी में ये एक इल्यूशन था। SPE, स्पेशल पर्पस एंटिटी। एंड्रू फास्टो जो 1998 में एनरॉन के CFO बने, उन्होंने
स्पेशल पर्पस एंटिटी SPE का यूज़ करके एनरॉन को एक डेट्स और लॉसेस को हाइड करना शुरू किया। SPE शेल कंपनीज होती हैं जिनके जरिए एनरॉन अपने टॉक्सिक एसेट्स को बैलेंस शीट से अलग कर देता था। ये एंटिटीज मोस्टली एनरॉन के स्टॉक से फंड की गई थी, जो कि हाईली रिस्की थी। अगर एनरॉन का स्टॉक प्राइस गिरता तो ये एंटिटीज अपनी वैल्यू लूज कर देती थी और एनरॉन के लिए और ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट होती। SPE टेक्निकली इलीगल नहीं है, पर उनका मिसयूज अनएथिकल था। एनरॉन के फाइनेंशियल हेल्थ को पॉजिटिव दिखाने के लिए इनका अग्रेसिव यूज किया गया। ये लूप होल इतना कॉम्प्लेक्स था कि इवन सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर को इसका पता नहीं चल सकता। फ्रॉडुलेंस रिवेंज रिकॉग्निशन। एनरॉन ने अग्रेसिव रिवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी। ब्रॉडबैंड और वीडियो ऑन डिमांड जैसे स्पेक्युलेटिव वेंचर्स के प्रोजेक्टेड प्रॉफिट्स को तुरंत रिपोर्ट किया गया, जबकि ये प्रोजेक्ट्स कभी प्रॉफिटेबल नहीं हुए और वो अकाउंटिंग में प्रॉफिटेबल दिखा दिए तुरंत। 2000 के .com बबल लाइक बस्ट के बाद ये स्कीम्स क्विकली अनसस्टेनेबल हो गए। वॉल स्ट्रीट का इन्फ्लुएंस एनरॉन के एग्जीक्यूटिव्स पर वॉल स्ट्रीट का प्रेशर भी था कि वो कंसिस्टेंटली हाई प्रॉफिट रिपोर्ट करें। ये प्रेशर उन्हें और ज़्यादा मैनिपुलेटिव अकाउंटिंग की ओर खींचने लगा। एनालिस्ट्स और इन्वेस्टर्स ने भी रेड फ्लैग को इग्नोर किया क्योंकि उन्हें लगता था कि एनरॉन एक न्यू इकोनॉमी मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो भी हर टाइम ग्रोथ पे ग्रोथ दिखा रहे स्टेटमेंट में ये सब सच है। सेगमेंट 3 बबल बस्ट सन 2000 के आसपास एनरॉन को केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फैकेट गिरने लगा। ये पीरियड .com बबल के बस्ट और एनरॉन के फाइनेंशियल मैनिपुलेशन को एक्सपोज कर रहा था। एनरॉन का रिलायंस स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट पर इतना बढ़ गया था कि अब मार्केट अनस्टेबल हुई, कंपनीज के फ्लॉज एक्सपोज होने लगे, ब्रॉडबैंड वेंचर्स का फ्लॉप होना शुरू हो गया। एनरॉन ब्रॉडबैंड सर्विस और ब्लॉकबस्टर के साथ की पार्टनरशिप जो वीडियो ऑन डिमांड सर्विस के लिए थी वो भी फेल हो गई। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के हाइपोथेटिकल प्रॉफिट्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट ऑलरेडी कर चुके थे, वो जो होने वाले थे, और वो हुए भी नहीं वो प्रॉफिट्स। लेकिन जब एक्चुअल रेवेन्यू आए तो काफ़ी लो थे। ये प्रोजेक्ट्स एनरॉन के फाइनेंशियल हेल्थ पर एक और स्ट्रेन बन गए। स्टॉक प्राइसेस का कोलैप्स। सन 2000 के शुरू में एनरॉन का शेयर प्राइस अराउंड $90.75 पर शेयर था, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस रेज होने लगे ये रैपिडली गिरने लगे। सन 2001 के एंड तक ये 0.26 पर शेयर तक गिर गए। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस टोटली कोलैप्स हो गया था। लीडरशिप क्राइसिस। जेफरी स्किलिंग ने अगस्त 2001 में एब्रप्टली CEO पोजीशन से रिजाइन कर दिया। स्किलिंग का रेजिग्नेशन कंपनी के अंदर और बाहर दोनों जगह एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दिया। केनेथ ले ने फिर से CEO का रोल लिया, लेकिन कंपनी के क्राइसिस को हैंडल करने में वो फिर फेल हो गए। पब्लिक कॉन्फिडेंस का लॉस। 2001 में फाइनेंशियल मीडिया और एनालिस्ट ने एनरॉन की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पर क्वेश्चन उठाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल और फॉर्च्यून जैसे पब्लिकेशन ने इन इश्यूज को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। ये एनरॉन की पब्लिक इमेज के लिए एक मेजर ब्लो था और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कंप्लीटली शटर हो गया। सेगमेंट 4 शेरॉन वॉटकिंस। विसल ब्लोइंग एंड स्कैंडल अनफोल्ड्स हुए अगस्त 2001 में। सन 2001 में एनरॉन का फाइनेंशियल क्राइसिस अपने पीक पर था और इसी समय शेरॉन वॉटकिंस, जो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव और VP थे, इन्होंने एक इंटरनल मेमो लिखकर कंपनी की अनएथिकल प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाए। ये इवेंट्स स्कैंडल के एक्सपोजर का एक मेजर टर्निंग पॉइंट बना। शेरॉन वॉटकिंस इंटरनल वार्निंग। अगस्त 2001 में वॉटकिंस ने केनेथ ले को एक मेमो भेजा जिसमें उन्होंने एनरॉन के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को हाउस ऑफ कार्ड जैसा डिस्क्राइब किया। उन्होंने वार्निंग दी कि कंपनी का रिलायंस MTM मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग और स्पेशल पर्पस एंटिटी SPM पर अनसस्टेनेबल था। वॉटकिंस का एनालिसिस था कि अगर इन प्रैक्टिसेस का एक्सटर्नल ऑडिट हुआ तो एनरॉन कोलैप्स कर जाएगी, लेकिन ले और बोर्ड ने इन वार्निंग्स को इग्नोर किया और एलिगेशन के अगेंस्ट डिफेंसिव स्टेटमेंट दिए। इसका असर ये हुआ कि इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग दी इश्यूज, कंपनी अपनी पब्लिक इमेज को डिफेंड करने में लग गई। वॉटकिंस की वार्निंग ने मैनेजमेंट के अंदर एक टेंशन क्रिएट की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पब्लिक अनवेलिंग ऑफ द स्कैंडल। अब पब्लिक को भी पता लगेगा स्कैंडल के बारे में। अक्टूबर 2001 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एनरॉन के स्पेशल पर्पस एंटिटी SPE के क्वेश्चनेबल डील्स के बारे में डिटेल्स पब्लिश करना शुरू कर दिया। इसके बाद मीडिया और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कंपनी का अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। नवंबर आते आते एनरॉन ने एडमिट किया कि कंपनी ने $586 मिलियन का लॉस अंडर रिपोर्ट किया हुआ है अपनी अकाउंटिंग में।
और उसका इक्विटी 1.2 बिलियन डॉलर कम था। इस डिस्क्लोजर के बाद एनरॉन का स्टॉक प्राइस गिरकर वर्चुअली वर्थलेस हो गया। आर्थर एंडरसन रोल इन द स्कैंडल। एनरॉन की ऑडिट फर्म आर्थर एंडरसन एलएलपी पर भी इस स्कैंडल में काफी सवाल उठे। आर्थर एंडरसन के ऑडिटर्स ने नोइंगली फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव किए और इवन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब उन्होंने एनरॉन के ऑडिट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये एक्ट आर्थर एंडरसन की क्रेडिबिलिटी को परमानेंटली डैमेज कर गया और फर्म का भी डिसोल्यूशन हो गया। आज के टाइम पे हम सोचते हैं बिग 4, पहले बिग 5 हुआ करते थे। एनरॉन डिक्लेयर बैंकरप्सी। दिसंबर 2001 को एनरॉन ने चैप्टर 11 बैंकरप्सी फाइल की, जो उस वक्त यूएस का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट बैंकरप्सी केस था। एनरॉन के क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स को बिलियन का लॉस हुआ। एम्प्लॉय के 401 के प्लान्स इस लार्जली एनरॉन के स्टॉक से ही फंडेड था। वो सब वर्थलेस हो गए। कंपनी के 20,000 एम्प्लॉयज अपने जॉब्स और पेंशन खो बैठे। सेगमेंट 5 ग्लोबल इम्पैक्ट एंड लीगल रेपरकशन। ये सब शुरू हुआ 2002 ऑनवर्ड्स। एनरॉन का कोलैप्स सिर्फ एक कॉर्पोरेट डिजास्टर नहीं था, इसने ग्लोबल बिजनेस और गवर्नमेंट सिस्टम पर एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ा। ये स्कैंडल कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल रेगुलेशन के सिस्टम के फ्लॉ को भी एक्सपोज करता है। ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का कोलैप्स। एनरॉन के कोलैप्स के बाद इन्वेस्टर्स का यूएस कॉर्पोरेट सेक्टर पर ट्रस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया, क्योंकि बड़े स्कैम जब खुलते हैं तो फिर इन्वेस्टर घबराता है। फाइनेंशियल मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी दिखने को मिली और कुछ टाइम के लिए एनर्जी ट्रेडिंग का सेक्टर एक स्लो डाउन से गुजरा। दुनिया भर के इन्वेस्टर और कॉर्पोरेशन के लिए एनरॉन एक कॉशनरी टेल बन गया। लीगल एक्शन अगेंस्ट एनरॉन एग्जीक्यूटिव्स। केनेथ ले और जेफरी स्किलिंग पर सिक्योरिटीज फ्रॉड और इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्जेस लग गए। ले को कन्विक्शन के बाद सेंटेंस होने से पहले हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। स्किलिंग को इनिशियली 24 साल की जेल सेंटेंस हुई, जो लेटर कम होकर 14 साल हो गई। सीएफओ एंड्रू फासो ने अपने रोल को एक्सेप्ट करते हुए गिल्टी प्ली किया और 6 साल की सज़ा हुई। तो आपको कैसी लगी ये स्कैम की पूरी स्टोरी, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर आप कोई और स्कैम सुनना सजेस्ट करते हैं और पसंद आए वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में।